हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरासुंडा बुक के अंतर्गत एग्रोनॉमी का जो पोर्शन देख रहे थे उसमें मृदा नमी की बाध्यताएँ के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर कई सारे जो है वीडियो कंप्लीट करवा दिए जा चुके हैं कई सब्जेक्ट के, जैसे हॉर्टिकल्चर का हो गया है और इकोनॉमिक्स का हो गया है, सॉइल साइंस का अभी रिसेंट में करवाया गया है, तो आप उसे वहाँ से चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमी की बाध्यताएं, तो इसमें जो है मीट्रिक क्षमता, मीट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, पानी की कुल क्षमता मिट्टी प्रणाली की ठोस कोलाइडल मैट्रिक्स के लिए जिम्मेदार है। तो मीट्रिक क्षमता क्या होती है, तो पानी की जो कुल क्षमता है जो मिट्टी प्रणाली के ठोस कोलाइडल मैट्रिक्स के लिए जिम्मेदार है। अब केशिका क्षमता क्या होता है, कैपिलरी पोटेंशियल क्या होता है, जिस ऊर्जा के साथ पानी मृदा के द्वारा धारण किया जाता है उसे जो है केशिका क्षमता के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो जिस ऊर्जा के साथ पानी मृदा में जो है धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, केशिका क्षमता कहते हैं। अब रिसाव, सीपेज, जल का नाला के द्वारा जो है क्षैतिज प्रवाह हॉरिजॉन्टल फ्लो को सीपेज कहा जाता है। पानी है, ठीक है, इसका पानी का जो है नाला के क्षैतिज प्रवाह हॉरिजॉन्टल फ्लो को क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। जल का नाला के द्वारा क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। डाउनवर्ड एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सॉइल फ्रॉम ए सोर्स ऑफ सप्लाई इज नाउ एज सीपेज। और सिंचाई चैनल या नहर से पानी का न्यूनतम मुख्य रूप से रिसाव के कारण होता है। तो रिसाव के कारण क्या होता है, सिंचाई चैनल या फिर नहर से जो पानी का नुकसान है वो मुख्यतः जो है रिसाव के कारण होता है। अब आता है अंतःस्रवण, परकोलेशन जो होता है। तो अंतःस्रवण में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जल द्वारा संतृप्त या लगभग संतृप्त होने वाली मृदा के माध्यम से पानी जो है नीचे की तरफ जाना अंतःस्रवण कहलाता है। पानी है वो क्या करता है, जब भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या होता है नीचे की तरफ चला जाता है तो उसे अंतःस्रवण कहते हैं। तो अंतःस्रवण में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जल द्वारा संतृप्त या लगभग संतृप्त होने वाली मृदा के माध्यम से जो है पानी का नीचे जाना, कहीं पे पानी भरा हुआ है तो वो मृदा के ही माध्यम से नीचे जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रवण कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन, तो इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत से पानी के जो है नीचे प्रवेश को अंतःसरण कहा जाता है और यह असंतृप्त मृदा में होता है। तो इन्फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, असंतृप्त मृदा में होता है। इसमें होता क्या है, तो मृदा की ऊपरी परत से पानी का जो है नीचे प्रवेश करना अंतःसरण कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन। और परकोलेशन में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जल द्वारा जो होता है संतृप्त
या लगभग संतृप्त होने वाली मृदा के माध्यम से जो होता है जल नीचे जाता है। अब निष्कालन या लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है, पानी के साथ जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों एवं लवणों को जो है अधोमुखी गति यानी कि डाउनवर्ड जो होता है मूवमेंट को लीचिंग कहा जाता है। तो पानी के साथ जड़ क्षेत्र से पोषक तत्व एवं लवणों की जो है अधोमुखी गति को क्या कहा जाता है, लीचिंग कहा जाता है। अब फिर आता है संतृप्त क्षमता, सैचुरेशन कैपेसिटी। जब मिट्टी के सभी छिद्रों को शून्य या 0 बार के तनाव तक पानी से जो है भर दिया जाता है तो उसे संतृप्त क्षमता के रूप में कहा जाता है। तो जब मृदा के सभी छिद्रों को शून्य या 0 बार के तनाव तक पानी से भर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त क्षमता के रूप में कहा जाता है। और इसे जो है अधिकतम जल धारण क्षमता भी कहा जाता है। और क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी, खेत में सिंचाई के 2 से 3 दिनों के बाद एवं गुरुत्वाकर्षण जल के निकास के बाद मृदा में केशिकीय जल की मात्रा जो अपेक्षाकृत स्थिर हो गई है उसे क्षेत्र क्षमता कहते हैं। तो इसमें होता क्या, देखो खेत है उसमें सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जल के निकास के बाद जिसको नीचे जाना था वो गया, भी मृदा में जो है केशिका जल की मात्रा जो अपेक्षाकृत स्थिर हो गई है, जो रुका हुआ है, उसे क्या कहेंगे, क्षेत्र क्षमता कहते हैं। और फील्ड क्षमता पर मृदा के बड़े छिद्र हवा से एवं सूक्ष्म छिद्र जो है पानी से भरे होते हैं। तो फील्ड क्षमता पर क्या होता है, मृदा के बड़े छिद्र हवा से और सूक्ष्म छिद्र किससे, पानी से भरे होते हैं। और इसे पौधों को पानी की जो है उपलब्धता की ऊपरी सीमा के रूप में माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है, पौधों को पानी की उपलब्धता की ऊपरी सीमा के रूप में जो है माना जाता है। और क्षेत्र क्षमता पर तनाव कितना होता है, तो 0.1 से होता है -0.33 1/3 तक का होता है। और यह जो होता है प्रेशर प्लेट तंत्र की सहायता से निर्धारित किया जाता है। तो क्षेत्र क्षमता का जो तनाव है वो किससे निर्धारित किया जाता है, तो प्रेशर प्लेट तंत्र से। अब आता है स्थायी मलानी बूंद, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो PWP 1912 में ब्रिक्स और संताज द्वारा जो है प्रस्तावित अवधारणा थी। उन्होंने एक संकेतक पौधे के रूप में बौना सूरजमुखी का उपयोग किया और मृदा नमी की मात्रा जिस पर पौधे को अब उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नमी जो है प्राप्त नहीं हो सकती है, और जब तक मृदा में पानी नहीं डाला जाता है तब तक वे जो है मुरझाए रहेंगे और वह अवस्था स्थायी मलानी जो है बिंदु कहलाती है। तो स्थायी मलानी बिंदु में बेसिकली होता क्या है कि पौधा है, अगर उसे पानी दिया गया, ठीक है, और वह हरा नहीं होता है, वापस से वो अपना जो है जीवन चक्र नहीं शुरू करता है, तो उसे स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगर वह स्टार्ट कर देता है तो उसे अस्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। तो एक होता है स्थायी मलानी बिंदु, दूसरा होता है अस्थायी मलानी बिंदु। तो ये जो यहाँ स्थायी मलानी बिंदु दिया गया है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि कोई पौधा है, मुरझा गया है, अगर उसमें सिंचाई कर देते हैं वापस से वो हरा हो जाता है तो वो अस्थायी मलानी बिंदु होगा।
और अगर वो नहीं होगा तो वह स्थायी मालानी बिंदु कहलाएगा। और बाकी जो इसमें जो दिया गया है वो जो है इसकी परिभाषा थोड़ी गलत है। मलानी गुणांक क्या होता है? विल्टिंग कॉफिशिएंट पौधे के स्थायी मलानी पर जड़ क्षेत्र में नमी के प्रतिशत को मलानी गुणांक या महत्वपूर्ण नमी बिंदु क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट कहा जाता है। स्थायी मलानी पर जड़ क्षेत्र में नमी के प्रतिशत को मलानी गुणांक या महत्वपूर्ण जो है नमी बिंदु कहा जाता है। अब उपलब्ध वाटर क्या होता है? अवेलेबल वाटर। तो वेहमियर और हेड्रिक्सन द्वारा उपलब्ध जल की अवधारणा 1981 में दी गई और यह अधिकतम पौधों के लिए उपलब्ध मृदा नमी है या फील्ड कैपेसिटी से PWP की 20 तक कीशका पानी यानी कि कैपिलरी वाटर का हिस्सा है। यानी तनाव जो है इसमें -0.3 से जो होता है -15 बार तक रहता है। तो उपलब्ध वाटर तो वेहमियर और हेड्रिक्सन द्वारा उपलब्ध जल की अवधारणा कब दिया गया? 1981 में दिया गया। और यह होता क्या है? तो यह अधिकतम पौधों के योग के लिए उपलब्ध मृदा नमी है। और तनाव कितना होता है? -0.3 से जो होता है -15 बार तक होता है। और अंतिम मलानी बिंदु क्या होते हैं? अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट है। नमी की मात्रा जिस पर मलानी जो है पूरी होती है तथा पौधा मर जाता है उसे जो है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। तो नमी की मात्रा जिस पर मलानी जो है यानी कि विल्टिंग पॉइंट पूरी होती है और पौधा क्या होता है? मर जाता है, उसे क्या कहते हैं? अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और अंतिम मलानी बिंदु में मृदा की नमी का तनाव कितना होता है? तो -60 बार जितना होता है। तो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? मृदा की नमी का तनाव कितना होता है? -60 बार जितना होता है। अब पीएच आता है। तो पीएच शब्द किसने दिया था? SPL सोरेनसन ने 1909 में दिया था। और यह जो है हाइड्रोजन आयन गतिविधि के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। और पीएच मान क्या होता है? log 1/H पे पावर प्लस H+ आयन जो होता है वही, पावर नहीं। और पीएच मान की रेंज कितना होता है? 0 से 14 तक होता है। अगर 7 से कम पीएच हो तो अम्लीय होता है, अगर 7 हो तो उदासीन होता है, और अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है। तो पीएच मान, पीएच शब्द किसने दिया था? SPL सोरेनसन ने कब दिया था? 1909 में दिया था। और पीएच मान का रेंज कितना होता है? तो 0 से 14 तक होता है। अम्लीय पीएच का कहाँ तक होता है? तो 7 से कम हो, और जब 7 हो तो उदासीन होता है, जब 7 से ज़्यादा हो पीएच तो क्षारीय होता है। अब पीएफ, इसे सॉफील्ड ने 1935 द्वारा जो है परिभाषित किया गया था। सॉफील्ड द्वारा कब परिभाषित किया गया था? 1935 में। पीएफ को आवश्यक सक्शन देने के लिए पानी के कॉलम की सेंटीमीटर ऊंचाई का लघुगणक है। और सेंटीमीटर पानी में व्यक्त किया गया और सेमी में मुक्त जल स्तर से ऊपर पानी के स्तंभ की ऊंचाई के आधार पर होता है। तो पीएफ किसके द्वारा दिया गया? सॉफील्ड द्वारा दिया गया। कब? 1935 में। और मृदा की स्थिति और पीएफ मान तथा दबाव ATM बार तक, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर बार। तो संतृप्त मृदा में पीएफ वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और दबाव कितना पड़ता है?
तो 0.001। और क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी में जो है पीएफ मान कितना होता है 2.53 और बार कितना होता है 3। उसके बाद स्थायी मलानी बिंदु परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का पीएफ मान कितना होता है 4.18 होता है और दबाव कितना होता है 15 atm या बार। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक बिंदु का पीएफ मान कितना होता है 4.5 और दबाव कितना होता है 31। और ओवन की सूखी मिट्टी का पीएफ मान कितना होता है 7 होता है और दबाव कितना होता है तो 10,000 होता है। तो संतृप्त मृदा का पीएफ मान 0 होता है, क्षेत्र क्षमता का पीएफ मान 2.53 होता है, स्थायी मलान यानी कि पीडब्ल्यूपी का पीएफ वैल्यू 4.18 होता है और हाइग्रोस्कोपिक बिंदु का पीएफ वैल्यू होता है 4.5 होता है और ओवन की सूखी मिट्टी का पीएफ वैल्यू 7 होता है। और पी पे पावर ई गिवन बाय स्लेन के द्वारा दिया गया था और यह इलेक्ट्रॉन गतिविधि का ऋणात्मक लघुगुणक है। पी पे पावर ई क्या है? यह इलेक्ट्रॉन गतिविधि का ऋणात्मक लघुगुणक है। और पी ई बराबर क्या होता है EH बटे 0.0598 होता है, 591 होता है 1। तो पी ई बराबर EH बटे 0.0591 यह जो है ऑक्सीकरण अपघटन की तीव्रता को मापता है। तो पी ई वैल्यू किसको मापता है? ऑक्सीकरण अपघटन रेडॉक्स पोटेंशियल की तीव्रता को जो है मापता है। और मृदा की नमी का मापन तो इसमें आता है अप्रत्यक्ष विधि आता है तनाव के आधार पर और ये जो है निम्नलिखित है जिसमें आता है टेंजियोमीटर आता है या इरोमीटर आता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसका तनाव मिट्टी में नमी की मात्रा जो है कम होने पर बढ़ता है और टेंजियोमीटर जो है 0 से 0.85 बार यानी इस बार से कम तनाव तक जो है मृदा की नमी के प्रति संवेदनशील होता है। और यह बालू मृदा में क्षेत्र क्षमता यह इसके नीचे जो है मृदा नमी होने पर जो है उपयुक्त है और जहाँ अधिकांश नमी जो है एक बार के तनाव के नीचे उपलब्ध हो। और यह जो है क्ले मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अक्सर सिंचित फसलों में सिंचाई के लिए जो है टेंजियोमीटर का उपयोग करते हैं। ये चीज़ हमने जो है सॉइल साइंस में भी पढ़ाया है। और फिर आता है विद्युत प्रतिरोध बायनोमियस नमी मीटर आता है, जिप्सम ब्लॉक आता है। तो जिप्सम ब्लॉक जो है जिप्सम फाइबर ग्लास आदि से बने कंटेनर है और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि नमी की मात्रा में कमी के साथ जो है विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और क्षेत्र क्षमता पर बिजली चालकता विद्युत चालकता का प्रतिरोध का कम प्रतिरोध एवं पीडब्ल्यूपी पर उच्च प्रतिरोध के आधार पर मृदा में काम करता है। और जिप्सम ब्लॉक जो है शुष्क मृदा में संतोषजनक प्रदर्शन करते हैं और यह लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि मिट्टी में नमक चालकता बढ़ाता है और इसका उपयोग जो है 0 से 15 बार तक मिट्टी की नमी के तनाव को मापने और जो है लंबे अंतराल से जो है फसलों की सिंचाई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध या जिप्सम ब्लॉक में क्या है? तो जिप्सम ब्लॉक जिप्सम फाइबर ग्लास आदि के बने कंटेनर हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि
नमी की मात्रा में कमी के साथ विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और क्षेत्र क्षमता पर बिजली चालकता का कम प्रतिरोध PWP पर जो है उच्च प्रतिरोध के आधार पर मृदा में काम करता है। और जिप्सम ब्लॉक जो है शुष्क मृदा में संतोषजनक प्रदर्शन करते हैं। यह लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि मृदा में नमक चालकता बढ़ता है और इसका उपयोग 0 से 15 बार तक मिट्टी के नमी के तनाव को मापने और लंबे अंतराल से फसलों की सिंचाई करने के लिए जो है काम में लिया जाता है। और न्यूट्रॉन नमी मीटर क्या होता है? खेत की एक इकाई मात्रा में मौजूद हाइड्रोजन आयन नाभिक की संख्या की माप के आधार पर मृदा के विस्तृत आकार या इन सीटू मृदा नमी माप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रैपिड विधि है। तो न्यूट्रॉन नमी मीटर में क्या होता है? खेत की एक इकाई मात्रा में मौजूद हाइड्रोजन आयन नमी नाभिक की जो है संख्या की माप के आधार पर मृदा के विस्तृत आकार या जो है इन सीटू मृदा नमी माप के लिए जो है इस्तेमाल किए जाने वाला रैपिड विधि है। और मृदा में नमी ज़्यादा होने पर न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है और यह वर्तमान में मृदा नमी में परिवर्तन की मात्रा का आकलन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम विधि है। तो न्यूट्रॉन नमी मीटर में क्या होता है? मृदा में नमी ज़्यादा होने पर अपर न्यूट्रॉन की संख्या जो है ज़्यादा होती है। प्रेशर मेम्ब्रेन या प्रेशर प्लेट तंत्र क्या होता है? इसका उपयोग मृदा नमी वैभव के जो है प्रयोगशाला माप के लिए किया जाता है। मृदा नमी जो होता है प्रयोगशाला माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और आमतौर पर विभिन्न दाबों पर क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी और PWP एवं नमी की मात्रा का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो क्षेत्र क्षमता और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट नमी की मात्रा का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। और यह मृदा नमी के तनाव कितना होता है? 0 से 15 बार तक मापने के लिए प्रयुक्त होता है। और मृदा की नमी की विशेषता चक्र क्या है? सॉयल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है? यह पानी की ऊर्जा स्थिति यानी तनाव एवं मृदा में नमी की मात्रा के बीच संबंध दिखाने वाला वक्र है। तो मृदा नमी की विशेषता वक्र में क्या है? तो यह पानी की ऊर्जा स्थिति यानी तनाव एवं मृदा में नमी की मात्रा के बीच संबंध दिखाने वाला वक्र है। और मृदा की नमी की विशेषता वक्र क्या होता है? तो रेतीली मिट्टी के लिए एल आकार का वक्र बनता है और क्ले मिट्टी के लिए होता है आई आकार का और लगभग सीधी रेखा में वक्र बनता है। तो रेतीली मिट्टी में एल आकार का वक्र और क्ले मृदा में आई आकार का। अब वाष्पोत्सर्जन इवेपोट्रांसपायरेशन। किसी विशेष क्षेत्र में निर्दिष्ट समय के दौरान फसल द्वारा उत्सर्जन एवं मृदा की सतह से वाष्पीकरण के कारण पानी की कुल मात्रा जो उड़ जाती है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल नुकसान कहलाता है। कोई विशेष क्षेत्र है उसमें निर्दिष्ट समय मतलब किसी समय के अंतर्गत फसल के द्वारा जो है उत्सर्जन या मृदा की सतह से वाष्पीकरण के कारण पानी की जो मात्रा उड़ती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पौधे को दिए गए जल का लगभग 99% भाग जो है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा काम में लिया जाता है।
पौधे को जो जल देते हैं हम लोग, उसमें से 99% जो है किस में यूज होता है, तो वाष्पोसर्जन में यूज होता है। अब संभावित वाष्पोसर्जन पीईटी जिसको कहते हैं, यह अवधारणा किसने दिया था, थॉर्नवेट ने 1948 में दिया था। और पीईटी कब होता है, जब जमीन पूरी तरह से सक्रिय रूप से बढ़ती वनस्पतियों से ढके हो एवं मृदा जो है नमी की कमी नहीं हो। और पीईटी जो होता है किस प्रदत्त जलवायु में, किसी जो प्रदत्त जलवायु में फसल के लिए ईटी की ऊपरी सीमा है। तो संभावित वाष्पोसर्जन यानी कि पीईटी क्या होता है, यह अवधारणा किसने दिया था, थॉर्नवेट ने 1948 में दिया था। और पीईटी तब होता है जब जमीन पूरी तरह से सक्रिय रूप से बढ़ती वनस्पति से ढके हुए हो एवं मृदा नमी की कमी नहीं हो। और पीईटी जो होता है किस प्रदत्त जलवायु में, जो किसी प्रदत्त जलवायु में क्या है कि फसल के लिए ईटी की ऊपरी सीमा है। अब वाष्पोसर्जन का मापन, तो इसमें लाइसीमीटर आता है। और इसमें जो है पानी के नुकसान एवं लाभ को मापने के लिए एक फसल क्षेत्र में स्थापित बड़े कंटेनरों में फसलों को लगाया जाता है। तो वाष्पोसर्जन के मापन में क्या है, तो लाइसीमीटर आता है। इसमें क्या होता है, पानी के नुकसान एवं लाभ को मापने के लिए एक फसल क्षेत्र में स्थापित बड़े कंटेनरों में फसलों को लगाया जाता है। और वाष्पोसर्जन एवं लीचिंग के द्वारा जल के नुकसान जो है लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो वाष्पोसर्जन एवं लीचिंग द्वारा जल नुकसान किसके द्वारा मापा जाता है, तो लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। और मृदा नमी की कमी का अध्ययन, तो नमी की कमी क्या होता है, FC माइनस PWP इंटू D.dB होता है। FC क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी होता है। और PWP क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। और D क्या है, गहराई है। और DB क्या है, स्थूल घनत्व है। हालांकि BD होना चाहिए था, बल्क डेंसिटी, लेकिन यहाँ DB से संकेत दिया है। वाष्पोसर्जन ईटी को वाष्पीकरण आंकड़ों द्वारा मापा जाता है। तो जैसे USWB वर्ग जो है ए ओपन पैन एवोपोरोमीटर में क्या है, यह सबसे अधिक व्यापक रूप से सस्य एग्रो मौसम विज्ञान वेधशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला वाष्पीकरण विधि है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। और इसमें जो है 25 सेंटीमीटर की गहराई के साथ 120 सेंटीमीटर के व्यास होता है। और यह जो है 20 सेंटीमीटर तक पानी से जो है भरा रहता है। और इसे सफ़ेद रंग से रंगा जाता है। और वाष्पीकरण को mm पर दिन के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। तो USWB में क्या होता है कि यह जो है सबसे अधिक व्यापक रूप से सस्य एग्रो मौसम विज्ञान वेधशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो है वाष्पीकरण विधि है। और 25 सेंटीमीटर इसमें गहराई, 120 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर तक जो होता है पानी भरा रहता है। और इसे जो है सफ़ेद रंग से रंगा जाता है। और वाष्पीकरण को जो है mm पर दिन के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। अब सेकंड आता है सनक्रेन स्क्रीन वाष्पीकरण यंत्र। तो यह जो है शर्मा और दास्तने द्वारा 1968 में जो है 1968 में जो है विकसित किया गया है। और इसका उपयोग जो है क्षेत्र की परिस्थितियों में वाष्पोसर्जन ईटी को मापने के लिए किया जाता है। यह PET/ET अनुपात का निर्धारण है, जो उनके अनुसार जो है 0.95 से जुता है 1.05 तक भिन्न होता है। तो सनक्रेन स्क्रीन वाष्पीकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है, शर्मा व दास्ताने द्वारा 1968 में किया गया है। उपयोग किस में किया जाता है, तो परिस्थिति में वाष्पोसर्जन को मापने के लिए
क्षेत्र की परिस्थिति में वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए। अब तीसरा आता है पोर्टेबल वाष्पीकरण यंत्र। तो इसे जो है इजराइल में 1984 में विकसित किया गया था, ताकि बहुत कम समय के लिए जो था वाष्पीकरण को मापा जा सके। तो पोर्टेबल वाष्पीकरण का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो बहुत कम समय के लिए वाष्पीकरण को मापने के लिए। और कहाँ विकसित किया गया था, 1984 में इजराइल में। और पानी का उचित उपयोग, कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर में क्या होता है, इसका उपयोग वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जल के नुकसानों एवं पौधे द्वारा इसकी चयापचय गतिविधियों मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को सम्मिलित किया जाता है। और यह CU बराबर होता है ET प्लस जो है पौधे के चयापचय गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा। और वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में लगभग 99% पानी का नुकसान होता है, और जबकि पौधे की वास्तविक चयापचय प्रक्रिया में केवल जो है 1% पानी का उपयोग किया जाता है। तो पानी का उचित उपयोग में क्या है, इसका उपयोग वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जल के नुकसानों एवं जो है पौधे द्वारा इसकी चयापचय गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को सम्मिलित किया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे में जो है लगभग क्या होता है 99% पानी का नुकसान होता है, जबकि पौधे की वास्तविक चयापचय प्रक्रिया केवल 1% पानी का उपयोग किया जाता है। और PET या ET ज्ञात करने की विधि क्या है, इवेपोट्रांसपायरेशन। तो पेनमैन विधि आता है, पेनमैन विधि। तो मुक्त पानी की सतह से वाष्पीकरण का आकलन करने के लिए पेनमैन ने 1950 में इसको विकसित किया था। तो क्यों विकसित किया गया, तो मुक्त जो पानी की सतह से वाष्पीकरण का आकलन करने के लिए पेनमैन ने 1950 में विकसित किया गया था। और यह पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन का सबसे सटीक अनुमान है। और यह ET के लिए जो है जिम्मेदार सभी मौसम संबंधित होता है मापदंडों का उपयोग करता है। और जल उपयोग दक्षता क्या होता है, वाटर यूज इफ़िशियंसी, या वाष्पोत्सर्जन में उपयोग की जाने वाली पानी की जो है प्रति यूनिट उत्पादित एक विपणन योग्य जो है फसल की उपज है, वाटर यूज इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, तो प्रति इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादित करने के लिए उपयोग की गए जो है पानी की मात्रा, और इसे जो है किलो बटे हेक्टेयर mm में जो होता है के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वाटर यूज इफ़िशियंसी में क्या होता है, प्रति इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादित करने के लिए उपयोग किए गए पानी की मात्रा है। इसे किस में व्यक्त करते हैं, तो किलो बटे हेक्टेयर mm के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जल उपयोग दक्षता को जो है 2 प्रकार की होती हैं। ये पहला आता है फसल जल उपयोग दक्षता होता है, दूसरा फील्ड जल उपयोग दक्षता होता है। और फसल जल उपयोग दक्षता में क्या होता है, यह वाष्पोत्सर्जन यानी कि ET की प्रक्रिया में फसल द्वारा नष्ट किए गए पानी की मात्रा एवं फसल की जो है उपज का अनुपात है। तो यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में फसल द्वारा नष्ट किए गए पानी की मात्रा एवं फसल के उपयोग का अनुपात होता है, और कितना पानी ख़त्म करके कितना उपज हुआ उसका अनुपात। और फसल जो है जल उपयोग दक्षता बराबर क्या होता है, उपज बटे वाष्पोत्सर्जन होता है। और वाटर यूज इफ़िशियंसी जो है Y यानी कि यील्ड बटे इवेपोट्रांसपायरेशन। और फील्ड जल उपयोग दक्षता जो है, यह खेत में फसल के लिए उपयोग किए जाने वाली पानी की कुल आवश्यक मात्रा WR एवं जो है फसल की उपज
यील्ड का जो है अनुपात होता है। और खेत जल उपयोग दक्षता बराबर क्या होता है, उपज बटे जल मांग होता है। और वाटर यूज इफिशिएंसी वाई बटे डब्ल्यू आर, यील्ड हो गया और प्लस होता है वाटर रिक्वायरमेंट जल मांग। अब रागी की फसल के लिए वाटर यूज इफिशिएंसी कितना होता है, सबसे अधिक होता है 13.4 kg पर हेक्टेयर mm। और उसके बाद गेहूं के लिए 12.6 होता है, मूंगफली के लिए 9.2 होता है, ज्वार के लिए 9 होता है, और बाजरा और मक्का के लिए 8 होता है, और चावल के लिए 3.7 जो कि सबसे कम होता है। तो जल उपयोग दक्षता में क्या है, रागी के लिए सबसे अधिक 13.4, चावल के लिए सबसे कम 3.7, और बाकी गेहूं के लिए 12.6, मूंगफली के लिए 9.2, ज्वार के लिए 9, और बाजरा मक्का के लिए 8। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।